हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए पेपर थे, उनको यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कवर किया है। तो आप यदि आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं, सेकेंड ईयर एग्जाम देने वाले हैं सेकेंड ईयर का, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और फाइनली मैंने यहाँ पर आज की वीडियो 16 नंबर की होने वाली है, मतलब कि पार्ट 16 है, तो मैंने पार्ट 15 पहले ही कंप्लीट कर दिया, मतलब कि 15 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो और देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जितने भी लोग लाइव क्लास कर रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए और वो भी क्लास ऑनलाइन अटेंड कर पाएँ। चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ, मतलब कि जब उत्पन्न होगा ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उत्पन्न होगा तो क्या होगा। ऑप्शन दिया गया अपरिवर्तित रहेगा, या दोगुना हो जाएगा, या आधा रह जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। और इस हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का मौका भी दिया जाएगा। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब से। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर है तब ईएमएफ क्या उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि दोगुना हो जाएगा। अब रीजन क्यों दोगुना हो जाए, क्योंकि दोस्तों यदि डीसी मशीन की जो स्पीड होती है दोगुनी कर दी जाती है तो उसका जो मशीन होता है, ठीक है, वो में उत्पन्न जो फ्लक्स होता है वो भी दोगुना हो जाता है। रीजन इसका जैसे सूत्र होता है आप सभी को मालूम है, ईवी बराबर होता है जो बैक ईएमएफ का ईवी बराबर होता है फाई जेड एन पी अपान 60 जिसमें आपका फाई जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और तो ईवी बराबर हो जाता है प्रोपोर्शनल टू एन, अर्थात एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान फाई हो जाता है, इसलिए ये दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी कन्फ्यूजन होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि इनपुट पावर फैक्टर निम्न हो तब, या हानियां निम्न हो तब, या पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, या का उपभोग निम्न हो तब। तो किस स्थिति में किसी मशीन की दक्षता है वो अधिक होगी। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी कब, जब उसकी जो हानि है वो निम्न होती है तब। और आप सभी को मालूम है इफिशियंसी का जो सूत्र होता है अर्थात जो दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट, क्या होता है दोस्तों, आउटपुट अपान इनपुट होता है, ठीक है। और यदि लॉसेस की केस में जाया जाए तो इनपुट माइनस लॉसेस अपान आउटपुट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिव होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ एक दिशीय होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे अल्टरनेटिंग होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है कि आर्मेचर चालकों एवं टर्मिनल पर ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि धारा एक दिशीय होती है। तो इन ऑप्शनों में आपको कौन सा सही लग रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर लंबा है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में। डीसी मशीन में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है 4, आपको इस स्टेटमेंट में से कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है। चलिए सभी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। क्यों दोस्तों,
जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने आपको अभी बताया कि डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं जो विद्युत चुंबकीय बल है वो अल्टरनेटिंग होते हैं, लेकिन टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। इसका कारण यह है कि डीसी मशीन में जो चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए जो अस्थायी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है वो चालक आर्मेचर में स्थिर होता है, और आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है उसको विद्युत मोटर से युग्मित किया जाता है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी एक से युग्मित करके इसको घुमाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, या अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, या नियंत्रण पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, या नियंत्रण अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। पहले तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर का प्रयोग होता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात डीसी मशीन का दिक् परिवर्तन पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्टेटर की संरचना खाली स्थान होती है। जो स्टेटर है, आपने स्टेटर देखा होगा, उसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? आयताकार होती है, या वलयकार होती है, या वर्गाकार होती है, या त्रिभुजाकार होती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे मैं कहना चाहता हूँ, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। और यदि आपको नहीं मालूम है, यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो एक बार चेक कर लीजिए। सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। हर एक हमारी लाइव क्लास की जानकारी आपके मोबाइल तक पहुँचती रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो स्टेटर का जो संरचना होता है वो आपका वलयाकार होता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग युग कहलाता है। ठीक है, कम क्षमता की मशीन हेतु ये खाली स्थान बना होता है। मतलब कि जो बाहरी भाग होता है उसको तो हम युग कहते हैं, क्लियर कर दिया। लेकिन कम क्षमता की अर्थात जो एफिशिएंसी की मशीन होती है ये आपकी किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की बनी होती है, या ढलवा लोहा का, या स्टील का, या तांबा का? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इस क्वेश्चन में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। यदि आप कोई यहाँ पर सब कार्य करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ढलवा लोहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो तो युग कहलाता ही है, लेकिन कम क्षमता की मशीन की में जो बना होता है वो आपका ढलवा लोहा का बना होता है। और दृष्टि धारा मशीन का जो ढांचा होता है अर्थात डीसी जो मशीन का जो ढांचा होता है वो ध्रुव के मध्य चुंबकीय क्षेत्र पूरा करने के लिए ही कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें भी दोस्तों दो तरह के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो कि बड़े आकार के मशीन होते हैं उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, मतलब किस चीज़ का बना होता है, और छोटे आकार के होते हैं तो उसके लिए किस को बनाता है। तो इसको भी ध्यान दे रख लीजिए। जो बड़ी मशीनों के लिए जो बना होता है वो ढलवाई लोहा का बना होता है, और छोटी मशीनों के लिए गढ़े हुए ढलवे लोहे का प्रयोग किया जाता है जो कि ढांचे टाइप का होता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन के ब्रश खाली स्थान के बने होते हैं। मतलब यहाँ पर खाली स्थान है, किसके बने होते हैं? तो आप सभी को मालूम है, इसको तो आप बिना ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं कार्बन के बने होते हैं। और ब्रश का जो कार्य होता है कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करके उसे बाह्य परिपथ में भेजना, ये कार्य होता है। और जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। अब रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन यही है कि इसका जो प्रतिरोध है अधिक होता है, इसलिए ये कार्बन के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया है।
तो यहाँ पर कार्बन हमारा ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको चुनने के लिए नहीं कहा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, सभी को आना चाहिए ऐसे आसान क्वेश्चन। डेली रात 8 बजे आप ध्यान दीजिएगा, क्लास हमारी लाइव आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली खाली स्थान प्रयोग की जाती है कूलिंग को बढ़ाने के लिए या ताम्र हानि को कम करने के लिए या उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए या स्पार्किंग को कम करने के लिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। चलिए सभी लोग बताइए, ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली खाली स्थान है, उसमें क्या भरा जाएगा कि प्रयोग की जाती है। सभी लोग बताइएगा। चलिए 5 सेकेंड आपका ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, डीसी मशीन में जो भिन्नात्मक पिच होता है उसमें कुंडली को और स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो होता है आर्मेचर की सीरीज में जुड़ा होता है और ये मोटे तारों के और कम लपेटों के बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं आप, स्पार्किंग को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है या प्रयोग की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्रों के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है भौगोलिक समतल या चुंबकीय समतल या दिक् परिवर्ती समतल या ज्यामितीय समतल। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? बिल्कुल आप इसको आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र में या केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल दिक् परिवर्ती जो होता है वो आपका समतल दिक् परिवर्ती ही कहलाता है। मतलब कि जो ब्रशों के संपर्क के केंद्र से माध्यम से गुजरने वाला जो सतह होता है वो आपका समतल अधिक परिवर्ती समतल कहलाता है। और कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में उत्पन्न एसी को डीसी में परिवर्तित करने का आउटपुट देता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो आपका कम्यूटेटर होता है वो आपका किसका बना होता है? हॉट ड्रॉन कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही मिल सकता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, जो कम्यूटेटर होता है आपका किसका बना होता है? हॉट ड्रॉन कॉपर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? ये तो बहुत ईजी हो गया। किस पे लपेटा जाता है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है कि डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के स्लॉट पर लपेटा जाता है। और इसमें हमारा कौन सा दिया गया है? तो यहाँ पर स्टेटर के बाद स्लॉट पर या स्टेटर के आधे ढांचे हुए स्लॉट पर या स्टेटर के खुले स्लॉट पर या डी। मतलब कि इनमें से हम कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम डी मारेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के स्लॉट पर ही लपेटा जाता है, जो कि इसमें कोई भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी भी मशीन में कॉइल की साइज खाली स्थान है निर्धारित की जा सकती है कम्यूटेटर पिच द्वारा या यील्ड पिच द्वारा या बैक पिच द्वारा या औसत पिच द्वारा। किसके द्वारा हम किसी भी मशीन में कॉइल की साइज निर्धारित कर सकते हैं या की जाती है? ऑप्शन देखकर आप सभी लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, किसी भी मशीन में जो कॉइल होती है, कॉइल की जो साइज है यील्ड पिच होता है उसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यील्ड पिच द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का BIS चिन्ह कौन सा? ये तो बहुत ही इजी हो गया। जो आपका पहला दिया गया है यही है आपका, इसको ध्यान रखिएगा, यही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि आर्मेचर में वाइंडिंग खाली स्थान जुड़ी होती है। जो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है वो किससे जुड़ी होती है? समांतर किस में जुड़ी होती है? समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या श्रेणी या समांतर दोनों में, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्मेचर में वाइंडिंग जो होती है श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है, मतलब कि दोनों में ये जुड़ी जा सकती है, ठीक है। और श्रेणी जो कुंडली होती है जनित्र में क्षेत्रीय जो कुंडली होती है उस कुंडली को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और शंट कुंडली जनित्र में क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़ पाएँ, डेली रात 8 बजे लाइव क्लास का वो भी आनंद ले पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यांत्रिक दृष्टिकारी है, स्क्वायरल केज रोटर वाइंडिंग का रोटर या डीसी उत्तेजित समतन ध्रुव रोटर वाइंडिंग, या सी ऑप्शन दिया गया स्लिप रिंग या कम्यूटेटर और ब्रश। सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो दिक् परिवर्तन जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ठीक है, और उसे बाह्य परिपथ में भेजना। और जो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि यांत्रिक दृष्टिकारी है अर्थात मैकेनिकल रेक्टिफायर है, तो इसमें हमारा डी हो जाता है कि कम्यूटेटर और ब्रश। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ब्रूस गियर होता है ये ब्रूस का कार्य दिक् परिवर्तन से विद्युत धारा एकत्र करके बाह्य कार्य में भेजता है, मतलब कि बाहरी कार्यों के लिए भेजता है, और इन्हीं गुणों के कारण इसे हम यांत्रिक दृष्टिकारी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलों की संख्या एन आर्मेचर स्पीड आरपीएम में हो तो चुंबकीय कुंडली की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पर आपसे दिया गया Pn/60, यहाँ पर दिया गया Pn 120 और यहाँ पर दिया गया Pn 100 और यहाँ पर दिया गया Pn/180। देखिए दोस्तों, आप सूत्र से भी आप इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है F आवृत्ति, P पोलों की संख्या, N आरपीएम, ठीक है। तो F P और N इतना आपको मालूम है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि N बराबर 120 F/P होता है। क्योंकि यदि हम P को बाहर निकालते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पर NP को, यहाँ पर सभी में NP दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम F को बाहर निकालेंगे। तो F बराबर NP/120। तो इसमें हमारा देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन में लौ हानि निम्नलिखित में होती है, योक में या कम्यूटेटर में या मुख्य बॉडी में या आर्मेचर रोटर में। दोस्तों डीसी मशीन में लौ जो हानि होती है आर्मेचर रोटर में होती है, और जो हिस्टैरिसीस हानि होती है और जो भंवर धाराओं के द्वारा कारण जो पैदा होने वाली जो हानि होती है वो विद्युत शक्ति की क्षति को ही लौ क्षति हम कहते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी मशीनों में निम्नलिखित किस्म का वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, केवल चढ़ाव वाइंडिंग या केवल तरंग वाइंडिंग या चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग दोनों, या डी ऑप्शन दिया गया है आपका संकेंद्रीय वाइंडिंग। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग दोनों। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीसी मशीनों में लैप और जो वेव वाइंडिंग होती है ये दोनों वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो संकेंद्रीय वाइंडिंग होती है उसका प्रयोग अल्टरनेटर में किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसको करेक्ट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे।
कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। दिया गया पहला ऑप्शन कि यह मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित कर देता है, और बी ऑप्शन दिया गया यह कम्यूटेटर पर भारी संपर्क देता है, सी ऑप्शन दिया गया जनरेटर के मामले में यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल को दुर्बल बनाता है, और डी ऑप्शन दिया गया यह मोटर की स्पीड को वृद्धि करता है। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य फ्लक्स होता है उस पर प्रभाव डालना ही आर्मेचर प्रक्रिया कहलाती है। और आर्मेचर प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला तो आपका हो जाता है विचुंबकन प्रभाव, दूसरा आपका हो जाता है क्रूस चुंबकन प्रभाव। तो इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। और आर्मेचर प्रक्रिया से जो जनरेटर के माल में विद्युत वाहक बल भी दुर्बल होता है, और आर्मेचर प्रक्रिया के कारण कोई विद्युत वाहक बल जो होता है ये प्रेरित न होने हो तो इसको इस स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती पोलता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। कब कहलाएगी? जब यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच होगी तब, या वाइंडिंग पिच ग्रेटर आपका दिया गया पोल पिच, या वाइंडिंग पिच लेस देन पोल पिच, या यहाँ पर आपका दिया गया है पिच कोई संबंध नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वाइंडिंग पिच बराबर जब पोल पिच होगी तब। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन में फुल पिच वाइंडिंग जो होती है वाइंडिंग पिच, ठीक है, अर्थात फुल पिच बराबर पोल पिच बराबर कॉइल पिच बराबर 180 अंश एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और डीसी मशीन में शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है वाइंडिंग पिच इज लेस देन पोल पिच। तो यहाँ पर हमसे केवल पूछ रहा है कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है, तो वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है ए बराबर 2, या ए बराबर पी, या ए बराबर 4, या ए बराबर 1। दोस्तों लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है ए बराबर पी होती है, और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है ए बराबर 2 होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर हमारा केवल पूछ रहा है समांतर पथों में लैप वाइंडिंग में, तो हम ए बराबर पी मारेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों जितने भी लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली रात 8 बजे तैयार रहा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली रात 8 बजे आपको क्लास लेकर आता हूँ मैं।